फिजियोलॉजी। मांस धातु के बारे में पढ़ चुके हो, मांस धातु पढ़ी है ना। तो अब मॉडर्न साइंस में मांस धातु क्या है, पेशियां क्या है, मसल फिजियोलॉजी के बारे में उसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन उसका फंक्शन क्या है, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होती है, कैसे जो है उसके अंदर हम काम कैसे करते हैं, कोई भी मसल फ्लेक्शन कैसे कर रही है, एक्सटेंशन कैसे कर रही है। मांस धातु में कितनी पेशियां बताई गई हैं आयुर्वेद के अनुसार, बताइए। आयुर्वेद के अनुसार 500 किसने बताई हैं, सुश्रुत ने। और चरक ने कितनी बताई हैं, 400 बताई हैं, ठीक है। पेशियां 400 बताई हैं चरक ने, और सुश्रुत ने 500। मॉडर्न साइंस में मसल्स जो है मोर देन 600 पे लिखी है। एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है, मोर देन 600 मसल्स जो है वो बताई गई है मॉडर्न साइंस में। उसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, अभी तक आपने 12th क्लास में पढ़ी होंगी। मसल्स कौन कौन सी होती हैं बताइए। मसल्स की टाइप्स क्या है, कौन कौन सी, इतना पता है ना। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स की, तो हम इसको 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। जो आपने बताया वो है एज पर द फंक्शंस, कि उसके मसल के फंक्शन क्या है, स्केलेटल मसल का, स्मूथ मसल का और कार्डियल मसल का, इसलिए हम 3 डिवीजन करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे उसकी वो होगी, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स 3 तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, कौन सी होंगी, हाँ कोड की लो बेटा। स्ट्राइटेड मसल्स कौन कौन सी हैं, स्केलेटल और कार्डियल दोनों जो हैं वो स्ट्राइटेड, और नॉन स्ट्राइटेड स्मूथ मसल्स, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी होंगी, और तीसरी क्लासिफिकेशन और होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर कंट्रोल, कौन सी नर्व्स इसे कंट्रोल कर रही हैं, इनर्वेट कौन कर रहा है, कब कॉन्ट्रैक्शन होनी है, ये कौन बता रहा है, सोमैटिक सिस्टम बता रहा है या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बता रहा है। अब नाम से ही पता चल रहा है स्केलेटल मसल का हमारा कंट्रोल होता है, वॉलेंट्री होता है, कि हमारा कंट्रोल है वो वॉलेंट्री मसल है। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन, कब हमें हाथ उठाना है, कब हमें पैर आगे करना है, ये सब कंट्रोल हमारे ऊपर है। तो स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री, और स्मूथ मसल्स या कार्डियक मसल्स जो हैं वो इनवॉलेंट्री हैं, उनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैंडल करता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा जो है, कौन सी ये वाली मसल स्मूथ मसल जो है वो किससे इनर्वेटेड है, किससे इनर्वेटेड होगी बताइए। सिर्फ वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री याद करने से नहीं होगा, इन नर्व फाइबर्स की वजह से। बताओ, अभी तो बोला मैंने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। स्केलेटल मसल्स आर इनर्वेटेड बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एंड स्मूथ मसल्स एंड एज वेल एज कार्डियक मसल्स दोनों जो हैं वो इनर्वेटेड होंगी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर कंट्रोल, voluntary and involuntary। वॉलेंट्री मसल्स कौन सी हुई, स्केलेटल, और इनवॉलेंट्री कार्डियक एंड स्मूथ।
इनवॉल्यूंटरी मसल्स जो कि कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। ठीक है, क्लियर हो गया ये मतलब। अब बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम स्केलेटल मसल पर। एक जनरलाइज्ड मसल का स्ट्रक्चर समझना है तो पहले स्केलेटल मसल को समझ लेते हैं, फिर उसमें जो जो चेंजेस होंगे वो हम स्मूथ और कार्डियक के बारे में बताते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक मसल फाइबर जो है वो क्या है, जैसे पेशियों में आपने जो है पढ़ा था कि पेशी है, एक तो मांस धातु होगी, पूरा का पूरा मसल टिश्यू, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, मसल सेल है। मसल सेल जो होगा उसे हम बोलते हैं मायोसाइट। मायो मीन्स मसल, साइट मीन्स सेल, तो मायोसाइट या उसे हम मसल फाइबर भी बोलते हैं। सिर्फ एक फाइबर जो है वो मसल फाइबर, एक मसल सेल। जो आप पूरी की पूरी अपनी मसल देखते हो ना, पूरी आप जो है डाइसेक्शन भी किया होगा, मसल्स देखी होंगी, वो पूरी मसल जो है वो क्या है, पूरा टिश्यू है, वो सिर्फ एक सेल नहीं है। एक सेल इज मायोसाइट और मसल फाइबर। वो मसल फाइबर जब बहुत सारे मसल फाइबर्स मिल जाते हैं, फेसिकल बनाते हैं, एक बंच बन जाता है, फिर बहुत सारे जो हैं ऐसे फेसिकल, ये देखिए डायग्राम आपकी बुक में बना है, इसमें आप देखिए सबसे अंदर जो है मायोफाइब्रिल दिख रहा है। मायोफाइब्रिल जो है मसल सेल का एक पार्ट है। मायोफाइब्रिल इज अ पार्ट, जैसे ऑर्गेनल्स होते हैं ना, न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, मसल सेल के अंदर सभी चीज़ें, तो मायोफाइब्रिल जो है एक उसका पार्ट है। मायोफाइब्रिल से फिर वो पूरा मायोसाइट यानी मायोफाइबर बनेगा। मायोसाइट जो है वो कवर्ड है, ये पूरे का पूरा जो आपको दिख रहा है पूरा ग्रुप मसल सेल्स का, वो फेसिकल बना है बाहर। एक मसल सेल जो सबसे अंदर वाला पार्ट है वो मसल सेल है, समझ रहे हो, सबसे अंदर वाला पार्ट मसल फाइबर लिखा है। मसल फाइबर जो है वो कवर्ड होता है एंडोमाइसियम से, ठीक है। वो कहाँ है दूसरा, इसको इरेज करते हैं। सबसे जो आपको वो दिखाई दे रहा है, ये मसल फाइबर जो दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर कई सारे मायोफाइब्रिल्स हैं। मसल सेल जो है वो कवर्ड है एंडोमाइसियम से, ये जो इसकी लेयर है इसे हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। अब ऐसे बहुत सारे मसल सेल्स जब मिलके ग्रुप बना लेंगे तो वो जो कवर्ड होंगे उस पूरे के पूरे को कहेंगे, बहुत सारे जब मसल फाइबर्स मिल जाएंगे तो उस पूरे को ग्रुप को कहेंगे हम फेसिकल। दिस इज कॉल्ड फेसिकल। और कवर्ड बाय, ये जो होगा इसकी जो कवरिंग होगी, जो बहुत सारे मसल सेल्स को लेके रहेगा, उसकी कवरिंग को हम बोलेंगे पेरीमाइसियम। ये जो कवरिंग है दिस इज पेरीमाइसियम। समझ में आई बात? बहुत सारे मसल फाइबर्स मिल गए, बहुत सारे सेल्स मिल गए, और वो सब जो है पेरीमाइसियम फेसिकल में बना देंगे और उसको जो है कवरिंग देगा पेरीमाइसियम। अब बहुत सारे इसी तरह के फेसिकल्स जब मिल जाएंगे तो वो मसल टिश्यू बना देंगे, पूरी की पूरी मसल तब बनेगी तैयार, तो उसकी जो कवरिंग होगी दैट इज कॉल्ड एपीमाइसियम। ऐसे बहुत सारे फेसिकल्स जब मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे फेसिकल्स मिलके जो लास्ट बनेगी वो मसल है, वो मसल टिश्यू है। दिस इज कॉल्ड, इसकी जो कवरिंग होगी ऊपर की, इसे हम कहेंगे एपीमाइसियम। बात समझ में आई? तो जो हम मसल देखते हैं, जैसे आप डेल्टॉइड मसल है, पूरी की पूरी जो मसल देखते हो उसकी जो कवरिंग है दैट इज पेरीमाइसियम, उसके अंदर फेसिकल है, उसकी कवरिंग को हम पेरीमाइसियम बोलते हैं, उसी के अंदर मसल फाइबर है जिसकी कवरिंग को एंडोमाइसियम। उस मसल फाइबर के अंदर भी बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स बने। क्लियर हुआ स्ट्रक्चर?
अब हम आगे मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर समझ लो। मेन मोटे तौर पे तुम्हें मसल समझ आई। अब जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पढ़ेंगे 12th क्लास में मसल। अब हम मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि मसल सेल के अंदर जो मायोफाइब्रिल है वो कैसे बनेगी। ठीक है, जो मायोफाइब्रिल होती है मसल सेल को क्या कहेंगे? मायोसाइट। ठीक है, मायोसाइट के अंदर एक मायोफाइब्रिल, बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स हैं। मसल सेल जैसे मायोसाइट कहलाया, तो हर सेल के अंदर एक प्लाज्मा होता है, उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म को क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म को, मसल सेल के साइटोप्लाज्म को हम कहेंगे सार्कोप्लाज्म। मसल सेल की लेयर को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे होती है, उसको क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। समझ में आया? सार्कोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म। और लेयर क्या है बाहर की? सार्कोलेमा। ठीक है, अब अंदर जो मायोफाइब्रिल्स हैं, ये मायोफाइब्रिल्स जो हैं कुछ अंदर थिक एंड थिन फिलामेंट से बने होते हैं। मालूम है? थिक फिलामेंट को कहते हैं मायोसिन एंड थिन फिलामेंट को कहते हैं एक्टिन। लेकिन उसमें मायोफाइब्रिल में भी बैंड्स बने होते हैं। कौन कौन से बैंड्स होते हैं? आई बैंड एंड ए बैंड। जो ए बैंड होगा, आई बैंड का मतलब क्या है पहले ये बताओ। आइसोट्रोपिक बैंड। लाइट से इसका रिलेशन है कि जब लाइट पड़ती है मसल फाइब्रिल, ये पूरी की पूरी मायोफाइब्रिल है, उसका कुछ एरिया ऐसा है कि उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्शन होके सेम डायरेक्शन में सारी रेज जाए। और कुछ एरिया उसका ऐसा होता है, इसको तो हम बोलते हैं जहाँ से सेम डायरेक्शन में जा रही है, उसे हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक या लाइट बैंड। जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है उसे कहा जाता है डार्क बैंड या एन आइसोट्रोपिक। समझ में आई बात? तो पूरी मायोफाइब्रिल है लंबी सी, कुछ एरिया से तो लाइट रिफ्रैक्ट होगी सेम डायरेक्शन में और कुछ एरिया से लाइट रिफ्रैक्ट होती है डिफरेंट डायरेक्शन में। जहाँ सेम डायरेक्शन में लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है उसे हम आइसोट्रोपिक बोलते हैं, जहाँ डिफरेंट में जा रही है उसे एनाइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट बैंड और एनाइसोट्रोपिक इज ऑल्सो कॉल्ड डार्क बैंड। बात समझ आई? अब जो है लाइट और डार्क बैंड जो होंगे, इसके अंदर जो है आई बैंड के बीच में एक ऐसा एरिया होता है, हम कह रहे हैं लाइट रिफ्रैक्ट होती है, लेकिन एक ऐसा एरिया होता है लाइट बैंड में जिसे जेड लाइन बोला जाता है। वो डार्क होती है, वहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती क्योंकि वो प्रोटीन से बनी है। जैसे हम एक्टिन मायोसिन फिलामेंट बोल रहे हैं, वहाँ पे वो प्रोटीन बैंड है, इसलिए उसे हम जेड लाइन बोलते हैं। ये वाली जो लाइन है दिस इज जेड लाइन। ठीक, तो आई बैंड, पहले आई बैंड को ही समझो। आई बैंड जो है ऐसे है, इधर भी आई बैंड होगा और इधर भी उसकी जेड लाइन होगी। जेड लाइन से दोनों तरफ जो है एक्टिन फिलामेंट्स निकल रही हैं। एक्टिन फिलामेंट्स प्रोटीन की फिलामेंट्स हैं, इसे हम बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट। These are called actin filament और thin filament, पतली होती हैं ये। ठीक है, ये पूरी की पूरी आगे तक नहीं जाएंगी, पूरी आगे तक नहीं जाती है, बीच में यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गई। ये वाला एरिया जो है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? जहाँ पे ये
क्या बोलेंगे? एच बैंड। देखो बुक में देखो, क्या ये बैंड बना है। बीच में जो जगह खाली है वो एच बैंड है। यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स नहीं है, ठीक है। अब बात आती है ए बैंड की, जो एनाइसोट्रॉपिक बैंड होगा, जहाँ से हम बोल रहे हैं कि लाइट जा रही है, यानी कि ये वाला बैंड जो है, अब लाइट ये कुछ ना कुछ जो है यहाँ ओवरलैप भी करेगा। ए बैंड, ये वाला बैंड, यहाँ से ही मियोसिन फिलामेंट्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मियोसिन फिलामेंट्स आर द थिक फिलामेंट्स। मियोसिन फिलामेंट्स जो हैं वो थिक फिलामेंट्स हैं और वो यहाँ से क्रॉस होते हुए जा रही हैं, यानी कि ए बैंड जो है इस पे ओवरलैप। मियोसिन फिलामेंट्स आर द थिक फिलामेंट्स, ठीक है। स्ट्रक्चर आपकी बुक में बना हुआ है, उसको देखिए। ए बैंड देख लो, आई बैंड बना है, आई बैंड और ए बैंड। ए बैंड का कुछ एरिया जो है वो एच बैंड, एच जोन कहलाता है, ठीक है। वहाँ पर एक्टिन फिलामेंट्स नहीं आएंगे, वहाँ लेकिन थिक फिलामेंट्स, मियोसिन फिलामेंट्स होंगी, ठीक है। वो एरिया ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ एक्टिन फिलामेंट्स नहीं है। आगे अगर बात करें और जेड लाइन से लेके जेड लाइन तक, इसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। फ्रॉम जेड लाइन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल टिश्यू। एमसीक्यू का फिर क्वेश्चन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल टिश्यू इज दैट, और उसमें से आपको सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म कुछ भी ऑप्शन होती है, सार्कोमियर इज द आंसर, ठीक है। क्यों ये सार्कोमियर को ही हमने जो है स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट कहा। फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये वाली यूनिट को अगर आपने समझ लिया कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होती है तो आपको समझ आएगा। इसमें हम कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग थ्योरी होती है, स्लाइडिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, स्लाइडिंग मैकेनिज्म या रैचेट थ्योरी भी कहा जाता है इसे। रैचेट थ्योरी, इसमें स्लाइड कैसे करनी है एक्टिन के ऊपर मियोसिन फिलामेंट्स, उसे समझिए। ये जो एक्टिन फिलामेंट है बीच बीच में हर जगह मियोसिन के फिलामेंट्स हैं, ये एक्टिन फिलामेंट, ये मियोसिन फिलामेंट, ठीक है। फिर से एक्टिन फिलामेंट, फिर से मियोसिन फिलामेंट, फिर एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। ऐसा है ना स्ट्रक्चर, ब्रॉडली इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ समझाना है। यहाँ पे जो है कुछ इसकी जो है लेटरल साइड में दोनों तरफ स्ट्राइएशंस हैं, प्रोजेक्शंस, समझते हो कि फाइबर की कुछ प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं। तो ये प्रोजेक्शंस जो हैं ये मियोसिन यहाँ पे आगे हेड बनाए, इसे हम मियोसिन हेड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड मियोसिन हेड।
एक्टिन फिलामेंट के साथ ज्वाइन होगा, मियोसिन का हेड। ये ऐसे एरिया में रहेगा, एच जोन में नहीं होते ये, दे आर एब्सेंट एट, these are absent at एच जोन, क्योंकि यहाँ एक्टिन फिलामेंट ही नहीं है, जरूरत नहीं है यहाँ पे उसकी अटैचमेंट की। तो ये मियोसिन हेड ही हेल्प करेंगे स्लाइड करने में। क्या होगा कि जैसे ही इस पे जो है स्टिमुलस आएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा मसल के ऊपर, वैसे ही अपना एक्टिव पार्ट प्ले करेंगे। उसकी मैं अभी थ्योरी समझाऊंगी आपको कि क्यों होगा। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके कारण जो है इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं, वो सारी अभी बताएंगे। लेकिन मैकेनिज्म पहले समझो कि होता क्या है। जैसे ही जो है पोटेंशियल जनरेट होगा, स्टिमुलस आएगा, तो उसमें क्या होगा, ये वाला हेड यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये हेड यहाँ लगा हुआ है। अब कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगी, यहाँ जो 4 हेड बनाए हैं इसको जो है ये मूव होके इधर आ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, इसकी मूवमेंट ऐसे हो जाएगी और ये खींच के आगे लेके जाएगा, स्लाइड करेगा। तो ये 2 चीज को डस्टर था ना, ये थिन फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट, ठीक है। ये देखिए थिन फिलामेंट के ऊपर जो है मियोसिन हेड लगा हुआ, ये मियोसिन हेड जो ऊपर लगा हुआ होगा, सबको दिखाई दे रहा है, मियोसिन हेड जो लगा हुआ है, जैसे ही स्टिमुलस आया तो मियोसिन हेड खिसक के उस तरफ इसको लेके जाएगा। ऐसे हर हेड के ऊपर स्टिमुलस जैसे जैसे आता जाएगा, ये इसे खींच के थोड़ा आगे लेके जाएगा। ऐसे ही दूसरी तरफ से यहाँ से भी ऐसा ही होगा। इसीलिए एच जोन है कि जगह तो हो, इसको दोनों तरफ से एक्टिन को पास लानी चाहिए। तो मियोसिन हेड का काम क्या होगा, ये इसे बहुत इधर लाएगा। जैसे जैसे मूवमेंट होगी, ये 4 जो हैं इनका मूव एक बार इधर हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, ये खींच के इसको अंदर की तरफ लाएंगे। डायग्राम में देखो, बुक में मैंने जो है पूरा डायग्राम इसी तरह से समझाया हुआ है इसका मैकेनिज्म, कि ये जो है स्लाइड करवाएगा, उस पर अटैचमेंट नहीं होगी जब तक कि उसके ऊपर की कवरिंग नहीं हटती। होता है ऐसा, क्योंकि हम जो है ब्लॉकेज, वो मेडिसिन भी इसी के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। अब ये एक्टिव मॉलिक्यूल जो है वो कवर्ड रहते हैं हर जगह पे ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल्स से। बिकॉज ये कवर्ड है ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल्स के कारण, तो नॉर्मल कंडीशन में ट्रोपोमायोसिन के कारण ये कवर्ड है, तो नॉर्मल कंडीशन पे मियोसिन हेड इस पे नहीं लग पाता। जैसे ही स्टिमुलस आता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और हमें कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत है मसल की, तो इमीडिएटली ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे पड़े हुए ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल की 3 साइट्स हैं, तो वो ट्रोपोमायोसिन वाली जो साइट है, इसे हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन साइट। ट्रोपोमायोसिन साइट, ट्रोपोमायोसिन इस ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के ऊपर जाके लग जाता है, ठीक है। ये रिलीज हो गया वहाँ से, एक्टिन मॉलिक्यूल के ऊपर से उसने जगह छोड़ दी, उसके साथ जो चिपका हुआ था उससे हट के वो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल पे अपनी साइड पे जाके चिपक जाता है, ठीक है। तो जैसे ही वो रिलीज होके यहाँ चला गया तो ये खाली हो गया, तब मियोसिन हेड जो है इसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। तब मियोसिन हेड एक्टिन मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि ये चला गया, ये जाते ही इसके साथ अटैचमेंट मियोसिन हेड ने कर दी, और मियोसिन हेड की अटैचमेंट होते ही वो आगे की तरफ उसे खींच के ले जाएगा। इसकी दूसरी साइड मियोसिन और तीसरी साइड कैल्शियम। ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी बना है, देखिए पेज नंबर 224 के लास्ट, अटैच टू एक्टिन मॉलिक्यूल टू ट्रोपोमायोसिन और कैल्शियम, 3 उसके वो रहेंगे, ठीक है। 3 साइड्स हैं, एक साइड वो एक्टिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पे, जब ये यहाँ से ट्रोपोमायोसिन हटा तो ट्रोपोनिन आके लग गया। बात समझ में आ रही है? इसको इरेज करके देखो,
पोटेंशियल लगा हुआ है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये प्रोपोनिन मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा इसके पास। प्रोपोनिन मॉलिक्यूल जैसे आएगा तो ये करेगा क्या, ट्रोपोमायोसिन को अपने साथ अटैच कर लेगा। 3 साइड है, ट्रोपोमायोसिन को यहाँ से इसने हटा के अपने पास ले लिया। एक्टिन वाली साइड जो है उसको यहाँ अटैच करवा दिया और कैल्शियम वाली साइड से कैल्शियम रिलीज कराएगा कॉन्ट्रैक्शन। तीनों काम इसके प्रोपोनिन के हुए। समझ में आ रही है? सभी को समझ आ रही है? दिस इज प्रोपोनिन। जिसको समझ नहीं आया दोबारा पूछ लो। प्रोपोनिन मॉलिक्यूल, और ये क्या था, ट्रोपोमायोसिन। प्रोपोनिन मॉलिक्यूल जो था वो आया और अपना यहाँ से ट्रोपोमायोसिन साइड, एक्टिन साइड एंड कैल्शियम की साइड है, ठीक है। कैल्शियम रिलीज कराएगा, एक्टिन साइड से एक्टिन के साथ अटैच हो जाएगा, ट्रोपोमायोसिन साइड से उसको हटा के अपने साथ चिपकाएगा। ठीक, क्लियर हुआ? इसी के कारण जो है आगे स्लाइडिंग मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा और एसिड थ्योरी जिसे कहा जाता है या वॉक-एलॉन्ग थ्योरी कहा जाता है, उससे जो है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कॉन्ट्रैक्शन समझते हो, छोटी हो, और उसके लिए एनर्जी चाहिए। स्लाइडिंग मैकेनिज्म में एक्शन पोटेंशियल की आवश्यकता। क्लियर? एक स्ट्रक्चर में और है सार्कोटिब्यूलर सिस्टम। सार्कोटिब्यूलर क्या होगा, इसी पेज पे है। वो क्या होता है सार्कोटिब्यूलर? मालूम होगा, टी टिब्यूल्स एंड एल टिब्यूल्स जानते हो? टी टिब्यूल्स एंड एल टिब्यूल्स नहीं मालूम? एक्चुअली जो मसल फाइबर जो हम मायोफाइब्रिल बोल रहे हैं उसके अलोंग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम हर चीज़ को सार्को से लेंगे। मसल टिश्यू है तो इसलिए सार्को नाम आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहाँ हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक। तो एल टिब्यूल मतलब लॉन्गिट्यूडनल टिब्यूल्स, दोनों तरफ मसल फाइबर के चौक हो लेते हो। ये मायोफाइब्रिल है। इसके अलोंग जो लंबे वाले चलेंगे वो लॉन्गिट्यूडनल एल टिब्यूल्स कहलाएंगे, और कुछ जो है वो ट्रांसवर्स टिब्यूल्स भी होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं टी टिब्यूल्स। आई बात समझ? ट्रांसवर्सली चलते हैं। भाई ये सेल है, अभी हम सेल को इतना बड़ा दिखा रहे हैं आपको। ये सेल है, सेल के अंदर क्या फ्लूइड भी होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो टी टिब्यूल्स के थ्रू, टी टिब्यूल्स जो होते हैं उनकी ओपनिंग्स होती हैं बाहर, ECF के साथ उसका कनेक्शन रहता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का टी टिब्यूल्स के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। और लॉन्गिट्यूडनल टिब्यूल्स, एल टिब्यूल्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, वो बंद होते हैं, उनका कोई रिलेशन नहीं है बाहर से, ठीक है। अब एल टिब्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर कहीं कहीं पे ऐसे डायलेटेशंस भी होती हैं, कहीं कहीं पे डायलेटेड होती है। ये एल टिब्यूल्स जहाँ जहाँ डायलेटेड हैं उसे हम बोलते हैं सिस्टर्नी। These are called cisternae। अब ये सिस्टर्ने और टी टिब्यूल्स मिलके जो है ट्रायड बनाते हैं। ट्रायड मीन्स 3 हो गए। देखो डायग्राम में देखिए, टी टिब्यूल ऊपर लिखा ट्रायड लिखा हो, वो कहाँ कहाँ से लेके जा रहा है, दोनों तरफ के सिस्टर्ने एंड टी टिब्यूल्स। जैसे इधर से आए सिस्टर्ने एंड दोनों तरफ के टी टिब्यूल्स। अब ये जो कनेक्शन है ये खुद तो बंद है भाई, एल टिब्यूल्स तो बंद है, क्लोज है, इनका कनेक्शन इधर से होगा। तो ये कंप्लीट जो है दिस इज कॉल्ड ट्रायड। दोनों तरफ के टी टिब्यूल्स
प्लस सिस्टर्न, ये कहलाते हैं ट्रायड्स। ये स्ट्रक्चरल बताया आपको कि अंदर जो है सार्कोलेमा का स्ट्रक्चर किस तरह से, कैल्शियम आयंस होंगे, रिलीज होंगे, अब कैसे कैसे एनर्जी जनरेट होगी, सेक्शन पोटेंशियल होगा, उसको समझो। ठीक है, इतनी बात अगर आज समझ आ गई तो नेक्स्ट क्लास में सारी बात समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं समझ में आएगी। इसको अच्छे से आज दोबारा से पढ़ना, जब तक स्ट्रक्चर नहीं समझ आएगा मैकेनिज्म नहीं समझ। ठीक है।